बात उन दिनों की है जब सरकार द्वारा मुझे मेरे निशानेबाजी के लिए गोल्ड मेडल दिया गया था और मुझे एज ए हंटर नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया था। बढ़िया सैलरी के साथ सरकार द्वारा कई सुविधाएं देखकर पिताजी श्री नारायण शर्मा ने बिना कोई देरी किए मुझे वो नौकरी करने पर विवश कर दिया, वरना मैं ओलंपिक की तैयारी कर रहा था और मेरा इरादा भारत को कई गोल्ड मेडल दिलाने का था। खैर, मेरी पोस्टिंग की कोई जगह तो निश्चित थी नहीं, क्योंकि जब कोई खूंखार जानवर आदमखोर बन जाता या कोई अन्य पशु इंसानों के लिए घातक हो जाता तो मुझे उसका शिकार करने के लिए वहां भेजा जाता। और इसमें मेरा साथ देती थी मेरी INS राइफल, जो उन दिनों केवल और केवल आर्मी के लिए भारत की आयुध निर्माण फैक्ट्रीज बनाती थी। उन दिनों में एक खास बात यह भी थी कि वो दिन भारत के लिए बेहद विकासपूर्ण दिन थे और विकास की आड़ में अंधाधुंध जंगल बेहद तेजी से साफ हो रहे थे और उनकी जगह कंक्रीट से निर्मित इमारतें रही थीं। कहने का अर्थ ये है कि ये वो दौर था जब देश बेहद तेजी से विकास कर रहा था। उस विकास के कारण जंगल में रहने वाले वन्य जीव तेजी से बेघर भी होते जा रहे थे और अक्सर इंसानी बस्तियों में घुसपैठ भी बनाते जा रहे थे। इसलिए इंसानों को बचाने के लिए भारत सरकार अच्छे और सटीक निशानेबाज शिकारियों को INS राइफल वितरित कर रही थी, ताकि उचित दूरी से बेहतर निशाना लगाया जा सके और बेजुबान जानवरों का काम तमाम किया जा सके। नौकरी लगने के बाद मुझे जानवरों को मारने का गहन प्रशिक्षण दिया गया था और उस कीमती और दुर्लभ राइफल को चलाने की प्रक्रिया भी बताई गई थी। वो दिन था सन 1988 का और उस दिन मुझे पहला काम मिला। वो सर्दियों के दिन थे और मैं अपना बैग और राइफल लाद कर उत्तराखंड के ही एक छोटे से कस्बे में बस द्वारा भ्रमण करके लगभग पहुंचने वाला ही था। मुझे ये भी बहुत हैरानगी भरा नहीं लगा कि ड्राइवर और कंडक्टर को छोड़कर बस में मेरे अलावा केवल 4 लोग और थे। बाकी पूरी बस खाली थी। उस कस्बे के बारे में मुझे मेरे अफसरों द्वारा ही मतलब भर की जानकारी मुहैया करा दी गई थी। पहाड़ों की गोद में बसा वो एक छोटा सा कस्बा था और वहां आबादी के नाम पर मात्र 100-150 लोग ही रहते थे। बस अपने स्टॉप पर रुक गई और वहां की वादियों में खोया हुआ मन पुनः धरातल पर आ पहुंचा। चारों ओर हरियाली और स्वच्छ वातावरण देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा। वनग्राम, यही नाम था उस कस्बे का, और वहां एक छोटी सी मार्केट भी थी जहां लगभग जरूरत का हर सामान मिला करता था। लेकिन वहां भी नाम मात्र के ही लोग थे और सामने नजर आ रहे उस छोटे से कस्बे में भी चंद लोग ही नजर आ रहे थे। ये सब देखकर मैं इतना समझ चुका था कि समस्या वाकई में बेहद गंभीर है। मैंने कलाई घड़ी पर नजर मारी तो दोपहर के 3:30 बजे चुके थे। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई और मनवांछित व्यक्ति को तलाश करने लगा। नमस्ते साहब, आप ही हैं शिकारी बाबू? पीछे से आई उस आवाज को सुनकर मैं पीछे मुड़ा तो एक दुबले पतले और छोटे कद के नेपाली टाइप आदमी के दर्शन हुए, जो गर्म कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसके सिर पर बंदर छाप टोपा लगा हुआ था। आप? मैंने उसे देखते हुए पूछा। मेरा नाम श्रीनिवास है और साहब ने आपके आने की सूचना टेलीफोन पर दे दी थी, उसने दांत दिखाते हुए कहा। हम दोनों कस्बे में ही मौजूद सरकारी गेस्ट हाउस की ओर चल पड़े। चलते चलते मैंने श्रीनिवास से पूछा, यहाँ के हालात और लोगों की संख्या देखकर लग रहा है कि समस्या काफी गंभीर है ना? जी साहब, उस राक्षस के कारण कई लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। शाम होने से पहले ही पूरा कस्बा सुनसान हो जाता है और चाहे कितनी ही जरूरत क्यों ना हो, कोई बाहर नहीं निकलता। श्रीनिवास अपने शब्दों में वजन पैदा करते हुए बोला। राक्षस? मैंने उसकी बात खत्म होते ही सवाल दागा। हाँ साहब, वो राक्षस ही तो है, इंसानों को एक झटके में ही मार देने वाला, और अब तक कई बेगुनाहों के खून से वो अपने सींग रंग चुका है, इसलिए यहां सभी उसे राक्षस ही कहते हैं, श्रीनिवास ने कहा। तब तक हमारा गेस्ट हाउस आ गया, जो कस्बे के अन्य मकानों के साथ ही बना हुआ था। श्रीनिवास ने गलत नहीं कहा था। वहां कई घर खाली थे और गेस्ट हाउस से लगे हुए मकानों में केवल एक फैमिली ही रहती थी। मुझे ताले की चाबी देकर श्रीनिवास अभी आया बोलकर पता नहीं कहां गायब हो गया। मैंने गेस्ट हाउस का अवलोकन किया और पाया कि मेरे आने से पहले ही वहां की साफ सफाई हो चुकी है। मैंने वहीं लगी एक खूंटी पर अपनी राइफल टांग दी और वहीं पड़ी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा। मैं श्रीनिवास का इंतजार करता रहा, लेकिन वो तो जैसे गधे का सींग हो गया था। बड़ा ही अजीब आदमी है, ना चाय कॉफी के लिए पूछा और ना ही ये सोचा कि थका हारा आदमी इतनी दूर से आया है तो रात में खाएगा क्या। मैंने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा और बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होने के बाद मैंने दूसरे कपड़े पहन लिए और अफसर द्वारा मुहैया कराई गई उस फाइल को पढ़ने लगा
जिसमें वहां आतंक मचाने वाले उस जानवर का पूरा ब्यौरा था, जिसे श्रीनिवास और वहां के लोग राक्षस कहकर बुलाते थे। दरअसल उस कस्बे या इलाके में एक जंगली भैंसे ने आतंक मचा रखा था, जो बेहद खूंखार और वहशी होने के साथ साथ बेहद चालाक भी था। चालाक इसलिए कि कई कोशिशों के बावजूद भी वो वन विभाग की पकड़ में नहीं आया था, जबकि दिन प्रतिदिन उसकी दहशत बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए उसे मारने के लिए मुझे वहां भेजा गया था। लेकिन हाय रे सरकारी विभाग, अपने खादिम के रहने को इंतजाम तो किया, लेकिन खाने का क्या? उक्त फाइल को पढ़ते समय मैंने फिर घड़ी पर नजर डाली। 5 बजने वाले थे और सर्दियों में इस समय शाम है। जाया करती श्रीनिवास का इंतजार करना व्यर्थ था और भूख भी लगने लगी थी। मैंने पैरों में स्लीपर डाले और गेस्ट हाउस से बाहर निकल गया। बाहर हल्का हल्का अंधेरा हो गया था। लोग भी इक्का दुक्का ही नजर आ रहे थे। मैं खाने की तलाश में मार्केट की ओर बढ़ा जा रहा था, लेकिन वहां पहुंचते ही मुझे झटका लगा। पूरी मार्केट बंद हो चुकी थी और वहां मौजूद एकलौता पहाड़ी ढाबा भी बंद था। अब आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा। इस नए इलाके में तो मैं किसी को जानता भी नहीं जो किसी से 2 निवाले मांग भी लूं। सामने एक आदमी अपनी दुकान का शटर गिरा रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे सब कोई खजाना लूटने गए हों और वो सबसे पीछे रह गया हो। भाई साहब, यहाँ खाने का कोई और होटल या ढाबा है? मेरी आवाज सुनकर वो चिहुंक पड़ा और भय भरी नजरों से देखता हुआ बोला, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए और बाहर मत निकलिएगा। क्यों, क्या हुआ? मैंने भी अनजान बनते हुए पूछा। अरे, उस राक्षस के आने का समय हो चुका है। कहीं से और कभी भी हमला कर सकता है वो, उसने कहा। लेकिन मैंने उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। शायद अपनी काबिलियत के कारण, शायद माहौल की गंभीरता का आकलन ना करना, शायद भूख की गर्मी ने दिमाग के उस हिस्से को जला दिया था जिसे लोग कहते हैं छठी इंद्री या सिक्स्थ सेंस। वो सब छोड़िए भाई साहब, मैं एक शिकारी हूं और यहां उसी राक्षस को मारने आया हूं। आप ये बताओ कि यहां कोई दूसरा ढाबा है? मैंने झल्लाते हुए कहा। तो वो व्यक्ति पहले तो मुझे हैरानी से देखता रहा, फिर बोला, इस मार्केट के पीछे एक बूढ़ी औरत छोटा सा ठेला लगाती है। शायद उसके यहां आपको खाने के लायक कुछ मिल जाए। इतना काफी था। भूख भी भड़क उठी थी। मैंने फौरन ही वो रास्ता नाप डाला और घरों से झांक रहे लोगों से पता पूछते हुए उस बुढ़िया के घर जा पहुंचा। बुढ़िया ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन काफी मिन्नत करने पर और रोज उसके यहां से ही भोजन करने के वायदे पर उसने मेरे लिए ताजा रोटी और आलू मटर की गर्म गर्म सब्जी पन्नी में पैक कर दी। उसका भुगतान करके और शुक्रिया अदा करके मैं उल्टे पैर तेजी से वापस लौट चला। खाने की खुशबू के कारण भूख तेजी पकड़ रही थी। इस सब प्रक्रिया में लगभग 1 घंटा लग गया था और अंधेरे ने अच्छा खासा पांव जमा लिया था। शुक्र था कि पहाड़ी इलाकों में बिजली बहुत बेहतर होती है। पूरा कस्बा एकदम वीरान था, किसी विधवा की सूनी मांग की तरह। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ गेस्ट हाउस की ओर चला जा रहा था कि तभी सामने निगाह पड़ी और मेरा जिस्म भय से अकड़ गया। सामने वही राक्षस खड़ा था और मुझे ही घूर रहा था। उसकी और मेरी दूरी लगभग 50 मीटर के आसपास होती। स्ट्रीट लाइटों से निकल रही रोशनी में उस काले राक्षस का जिस्म ऐसे चमक रहा था कि मानो अभी नहा धोकर और सरसों का तेल मलकर आया हो। उससे मुलाकात तो करनी ही थी, लेकिन इतनी जल्दी और अकस्मात मुलाकात होगी ये नहीं सोचा था। वो भैंसा आम भैंसों से कहीं ज्यादा बड़ा और हष्ट-पुष्ट था। उसके सिर के सींग बेहद बड़े और सीधे थे और बड़े उसकी बड़ी और काली आंखों की पुतलियां चमक रही थीं और उसकी लंबी पूंछ एकदम तनकर खड़ी हो चुकी थी। नुकीले थे। प्रशिक्षण में हमें बताया जाता है कि कोई भी हिंसक पशु तब तक हमला नहीं करता जब तक वो सामने वाले की प्रतिक्रिया ना देख ले। अगर आप भागे तो वो आपको बचने का मौका नहीं देगा, और अगर उसकी आंखों में देखते रहे तो हो सकता है कि कुछ देर के लिए आप जिंदा रहो। वो भी मुझे देखता हुआ मेरे हमले या मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। उस बड़े से भैंसे पर हमला करने का तो सवाल ही नहीं था और भागने का मतलब था मीत। लेकिन ज्यादा देर तक यूं खड़ा रहना भी ठीक नहीं था। मेरा दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था और उस दुकान वाले की बात याद करके मैं अपने आप को कोस रहा था। उस समय मुझे अपनी राइफल ऐसे ही याद आ रही थी कि जैसे विरह की आग में तड़प रहा प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद करता है। अचानक मेरी उम्मीद से परे उस भैंसने ने एकदम से दौड़ लगाई और मैं बौखला गया। इससे पहले कि वो मेरे नजदीक आकर अपने सींग मेरे सीने में पेवस्त कर देता, मैंने उसके मुंह पर अपने हाथ में थमी भोजन की पन्नी फेंक मारी और खुद को साइड में करते हुए उसका भयंकर बार बचा लिया और फिर सीधा वहां खड़े एक पेड़ पर चढ़ गया। भैंसा बहुत तेजी से रंभाने लगा। गर्म गर्म सब्जी और उसमें पड़ी नमक मिर्च ने उसकी आंखों को जला दिया था।
वो आंखों को खोलते मीचते मेरी ही तलाश कर रहा था, और उस समय उसका रौद्र रूप देखकर मेरी भी पेंट गीली होते होते बची। उसने मुझे देख लिया था और उसने अपने बड़े से सिर की जोरदार टक्कर उस पेड़ के तने पर मारी तो एक पल के लिए लगा कि पेड़ बीच से टूट जाएगा, लेकिन पेड़ ने अपनी मजबूती दिखा दी थी। अगर मैंने भी पकड़ मजबूत ना बनाई होती तो मैं सीधा उस भैंसे की पीठ पर गिरता। शायद उसको पेड़ की मजबूती का पता लग गया था, इसलिए उसने टक्कर मारने की जहमत दोबारा नहीं की। वो अभी भी सब्जी के आंखों में चले जाने से परेशान था। उसने उसी पेड़ के आसपास चक्कर लगाने शुरू कर दी। घूमता रहा बेटा, देखें कब तक घूमेगा, कभी तो जाएगा, और कल तेरा अंत पक्का है। मैं उसे देखते हुए बड़बड़ाया, लेकिन उस भैंसे ने शायद मेरी बात सुन ली थी। वो वहां से हटने को तैयार ही नहीं था। शायद सब्जी फेंके जाने को लेकर वो मुझसे प्रतिशोध लेना चाहता था। काफी देर हो जाने पर मैं विचलित होने लगा था। एक तो भूख भी लगी थी और ऊपर से यूं पेड़ पर कब तक बैठा रहता। लेकिन मेरी तकलीफ से उस भैंसे को क्या मतलब? पर नहीं, मतलब था, इसलिए वो अब वहां से जा रहा था। धीरे धीरे वो भैंसा आंखों से ओझल हो चुका था। शायद उसे अपनी पराजय का एहसास हो चुका था। उसके जाने के बाद मैं लगभग आधे घंटे तक उसी पेड़ पर बैठकर अपना संदेह मिटाता रहा, और जब उसके होने की उम्मीद खत्म हो गई तो मैंने भी उतरने का निर्णय लिया और पेड़ से उतरकर नीचे आ गया। साले ने सारे खाने का सत्यानाश कर दिया, मैंने रोटी और बची खुची सब्जी उठाते हुए कहा और सावधानी से गेस्ट हाउस की ओर चल पड़ा। अब मैं निश्चिंत हो चुका था। कुछ ही कदम पर गेस्ट हाउस था। तभी पीछे से कुछ आवाज सुनकर अगर मैं फौरन ही पीछे मुड़कर सामने खड़ी उस बस पर न चढ़ गया होता तो आज मैं अपनी कहानी सुनाने के लिए जिंदा न रहता। उस भैंसे ने दोबारा हमला किया था, और वो भी बेहद चालाकी से। वो शायद मुझे वॉच कर रहा था कि कब मैं असावधान हूं और कब वो मुझे निशाना बनाए। अगर मेरे कान चौंकने ना होते तो मैं उसका शिकार बन चुका था। उसके हमला करने से लेकर और मेरे फौरन ही बस के ऊपर चढ़ने के निर्णय के बीच मात्र कुछ सेकंड का फासला था। वो फुंफकारते हुए बस के इर्द गिर्द घूम रहा था और अपनी नाकामयाबी पर झल्ला भी रहा था। मेरा डर अब क्रोध में परिवर्तित होने लगा था। काश मेरी बंदूक होती तो आज ही तेरा किस्सा ही खत्म कर देता, मैंने दांत किटकिटाते हुए कहा। तभी गेस्ट हाउस से लगे हुए घर की छत पर मुझे एक बच्चा नजर आया जो शायद मेरे शिकार होने की सीन देखने आ खड़ा हुआ था। पर मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि उस बच्चे के अलावा और कोई क्यों नजर नहीं आ रहा। मैंने उस बच्चे को जोर से पुकारा और उसे कुछ समझाया। पहले तो वो शायद मेरी बात को समझ नहीं पाया, लेकिन मेरी कई कोशिशों के बाद वो तेजी से गेस्ट हाउस वाली छत पर आ गया और वहां से फौरन ही नीचे पहुंचा। मैंने राहत की सांस लेते हुए भगवान से विनती की और उस भैंसे को देखते हुए अपनी योजना बनाने लगा। कुछ ही देर में वो बच्चा पुनः छत पर नजर आया और उसके हाथ में थी मेरी प्यारी और दुलारी राइफल। मैंने उसे वो राइफल अपनी ओर उछालने के लिए कहा तो उसने अपनी पूरी ताकत से उस 4.5 किलो की राइफल को मेरी तरफ उछाल दिया। लेकिन शायद मेरी किस्मत खराब थी, या उस 8-9 साल के बच्चे में उतना जोर नहीं था, इसलिए वो राइफल मेरे हाथों तक पहुंचने से पहले ही ऊपर लगे बिजली के तारों से उलझकर बस के नीचे जा गिरी। मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने गुस्से में उस मासूम की सूरत देखी जो निरीह और सहमी हुई नजरों से मुझे और नीचे पड़ी हुई बंदूक को ताक रहा था। खींचने से या गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं था। वो वक्त था ठंडे दिमाग से काम लेने का। वो भैंसा अपनी लंबी थूथन से उस राइफल को सूंघ रहा था। मुझे ये डर भी था कि कहीं उसने उस बंदूक को नुकसान पहुंचा दिया तो मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। अब वक्त था रिस्क लेने का। मुझे कैसे भी करके उस राइफल से उस भैंसे को दूर करके वो राइफल उठानी ही होगी। मैं डरता सहमता और विचारों की आंधियों से घिरा हुआ बस की दूसरी साइड में पहुंचा। भैंसा अब कुछ शांत नजर आ रहा था और उसका ध्यान दूसरी तरफ था, लेकिन मुझे पता था कि उसका शांत होना महज एक दिखाया था। लेकिन कैसे भी करके मुझे ये मौका छोड़ना नहीं था। मैं भगवान का नाम लेकर और खुद में आत्मविश्वास जगाकर बस की दूसरी साइड में कूद गया। सड़क पर पैरों का स्पर्श होते ही धम्म की आवाज हुई और मेरे पैरों में दर्द की एक बड़ी लहर दौड़ गई। लेकिन ये अंतिम मौका था जिसे मैं गंवा नहीं सकता था। मैंने ना आव देखा और ना ताव, बस सीधा सर पर दौड़ता चला गया। मैं तेजी से दौड़ते हुए पीछे मुड़कर देखा कि वो भैंसा मेरा काल बनकर मेरे पीछे तेजी से आ रहा था। अब मौका था उसे चकमा देकर बस की ओर दौड़ने का। मैं फौरन ही सामने मौजूद एक पेड़ की ओर भागा। मेरे और उस भैंसे की दूरी पल प्रतिपल कम हो रही थी
और अगर 1 सेकंड की भी देर हुई तो अंजाम बेहद दर्दनाक और भयानक होने वाला था। जैसे ही उस भैंसे ने मेरी पीठ में टक्कर मारनी चाही, मैंने फौरन ही अपने जिस्म को पेड़ की साइड में कर लिया और भैंसा अपनी ही झोंक में पेड़ से जा टकराया। लेकिन वो पेड़ उतना मजबूत नहीं था, या इस बार भैंसे की टक्कर बहुत जोरदार थी, इसलिए तेज आवाज करता हुआ वो पेड़ बीच से फंटा और टूटकर गिर गया। ऐसा नहीं था कि उस भैंसे पर कोई असर ना पड़ा हो, वो भी उस टक्कर को बर्दाश्त नहीं कर पाया था और जोर से डकारते हुए धड़ा से सड़क पर गिरकर पस्त हो चुका था। लेकिन उसने बहुत तेजी से खुद को संभाल लिया और पुनः खड़ा हो चुका था। उसको इतनी जल्दी संभलते देख मुझे अपने दर्शक बनने पर बहुत गुस्सा आया और मैं सरपट बस की ओर दौड़ पड़ा। जितनी जोर से मैं भाग रहा था, उससे कहीं तेजी से वो भैंसा आ रहा था। मैं तेजी से अपनी राइफल उठाई और उसका रुख उस भैंसे की ओर करते हुए ट्रिगर दबा दिया। पर यह क्या, फायर तो हुआ ही नहीं। मैंने सुबह ही तो मैगजीन लोड की थी। फिर ओह, लगता है गोली फंस गई। मैं हताश होता हुआ चीख पड़ा। इस राइफल की एक यही दिक्कत थी कि इसमें कभी कभी गोली फंस जाया करती थी, पर ऐसे नाजुक मोड़ पर यह मुझे धोखा देगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी, क्योंकि वो भैंसा तेजी से मेरी तरफ चला आ रहा था और मेरे पास चंद सेकंड का ही समय था और इतने कम वक्त में फंसी गोली निकाल पाना असंभव था। आज या तो तू नहीं या मैं नहीं, मैंने प्रण लेते हुए कहा और दांत भींचते हुए राइफल के बोल्ट को आगे पीछे करके ट्रिगर दबाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ पीछे भी बढ़ता रहा ताकि मुझे कुछ सेकंड का और वक्त मिल सके। वो भैंसा मेरे इतने करीब आ चुका था कि अब मेरा मरना तय था, लेकिन नहीं। शायद भगवान को दया आ गई थी और यमराज ने मेरे प्राण लेने का प्लान कैंसिल करके उस भैंसे को मुक्ति देने की ठान ली थी। ठां की आवाज करते हुए गोली चली और सीधा भैंसे के माथे में पेवस्त होती चली गई। जोर से रंभाता हुआ भैंसा जोरों से जमीन पर गिरा और ठंडा पड़ गया। गोली उसके भेजे का भजिया बनाती हुई गुम हो गई थी। मैंने इतनी लंबी और राहत भरी सांस इससे पहले कभी न ली थी। मेरा मददगार बच्चा खुश होकर तालियां बजाने लगा और दर्शक बनकर देखने वाले लोग उस भैंसे के मरते ही घरों से बाहर निकल आए और मुझे अपने कंधों पर उठाकर खुशी से नाचने लगे। मैं अपनी कामयाबी पर और अपनी काबिलियत पर खुश तो था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक बेजुबान को मारने का अफसोस भी हो रहा था। उस मृत भैंसे की आंखें मानो बहुत कुछ कह रही थीं। मेरा काम खत्म हो चुका था। जिस उद्देश्य के लिए मैं आया था वो पूरा हो चुका था। अब मेरा वहां रुकने का कोई मतलब नहीं रह गया था। सुबह होते ही मैं बस में चढ़ चुका था। बस में बैठे मुसाफिरों को जब पता लगा कि मैंने ही उस राक्षस को खत्म किया है, तो सभी मेरी तारीफों के पुल बांधने लगे और हिम्मत की दाद देने लगे। उन्हीं लोगों से जानकारी मिली कि कैसे कुछ इंसानों ने उस भैंसे के परिवार को खाल और मांस के लालच में बेरहमी से मार दिया और तभी से वो भैंसा इंसानों का जानी दुश्मन बन बैठा। सच है, इंसान से ज्यादा बेरहम जानवर कोई नहीं। अपने लालच और स्वार्थ में अंधा होकर वो कैसे हर प्राणी को अपना जानी दुश्मन बना लेता है, और जब वो जानवर विरोध प्रकट करता है तो हम जैसे लोगों को उन्हें मारने का जिम्मा दे दिया जाता है। इंसान ये कैसे भूल जाता है कि ये धरती केवल उसकी ही नहीं, बल्कि यहां रहने वाले हर जीव की है, हर एक प्राणी की है। जितना हक उसका है, उतना ही अधिकार उनका भी है। जब वो हमारी जिंदगी में दखल नहीं देते तो हम किस अधिकार से उनकी आजादी भरी जिंदगी में दखल देने पहुंच जाते हैं। ये एक कड़वा सच है कि कोई भी जीव इंसान का दुश्मन नहीं, बल्कि खुद इंसान ही सबको दुश्मन बनाता फिरता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।